जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए एक पैसेंजर प्लेन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना होता है। यहाँ से इसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 38 मिनट बाद 31,000 फीट की ऊंचाई पर यह प्लेन अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और पल भर में प्लेन के अंदर मौजूद 243 पैसेंजर सहित 16 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, इस प्लेन का मलबा लॉकरबी के 11 रेसिडेंट्स की भी जान ले लेता है। और जैसा आप सोच रहे हैं, ये प्लेन में आई किसी खराबी या पायलट की गलती से हुआ कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये यूके का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, जिसमें सैकड़ों मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो इस हमले के पीछे कौन था और ये टेररिस्ट अटैक किस तरह प्लान किया गया? ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 103 की, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे हर वीडियो को बनाने में ट्रेनी पायलट, एडिटर्स और स्क्रिप्ट राइटर को बहुत मेहनत और खर्चा करना पड़ता है, जिस कारण रेगुलर वीडियोस बनाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे और हमारा ये छोटा सा चैनल ऐसे ही आपको जानकारी भरे वीडियोस दिखाता रहे, इसलिए आज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है बाद में आपको याद ना रहे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। "21 दिसंबर 1988 का वो दिन। क्रिसमस में बस 4 दिन रह गए थे और लोग जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते थे। फेस्टिवल और छुट्टी के इसी एक्साइटमेंट को अपने मन में लिए 243 पैसेंजर्स और 16 क्रू मेंबर्स पैन एम फ्लाइट 103 पर सवार होते हैं, जिसमें 21 देशों के लोग शामिल थे। ये एक रेगुलर शेड्यूल वाली पैन एम ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट थी, जिसमें बोइंग 747-121 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जा रहा था। इस फ्लाइट की कमान 55 साल के कैप्टन जेम्स बी मैकक्वेरी के कंधों पर थी, जिसके पास 11,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और ये 1964 से पैन एम के पायलट थे। इनका साथ देने के लिए 52 साल के फर्स्ट ऑफिसर रेमंड आर वैगनर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जिनके पास टोटल 12,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। साथ ही प्लेन में 46 साल के फ्लाइट इंजीनियर जेरी डी एवरेट भी मौजूद थे, जिनके पास 8,000 घंटे से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। कुल मिलाकर 259 लोग इस प्लेन में सवार होते हैं। इसके बाद प्लेन में फ्यूल डाला जाता है और इसे रनवे की तरफ पुश बैक करने की प्रक्रिया शुरू होती है। कुछ ही मिनटों में प्लेन रनवे पर पहुंच जाता है। पायलट्स इसे रनवे पर सीधा अलाइन करते हैं और टेक ऑफ का क्लियरेंस मिलते ही प्लेन पहले धीमी रफ्तार से बढ़ना शुरू करता है, लेकिन हर बीतते सेकंड के साथ इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। इस तरह चंद सेकंड्स के अंदर शाम के 7:03 पर पैन एम फ्लाइट 103 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाती है। प्लेन में सब सही चल रहा होता है और हर कोई क्रिसमस के लिए उत्साहित दिखाई देता है। यहाँ तक कि कॉकपिट का माहौल भी काफी खुशनुमा होता है। इन लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं होता है कि इनकी मौत की साजिश कई महीनों पहले ही रची जा चुकी है। खैर, पैन एम फ्लाइट 103, जिसे क्लिपर मेड ऑफ द सीज नाम से भी जाना जाता है, ये न्यूयॉर्क की ओर जा रही होती है। लेकिन तभी पायलट्स इसे नॉर्थ की ओर मोड़कर स्कॉटलैंड की तरफ जाने का फैसला करते हैं। असल में पायलट्स उत्तरी अटलांटिक के पास वाले ट्रैक का फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि अटलांटिक में हवाएं अक्सर ही तेज हो जाती हैं, जो आमतौर से पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इसलिए नॉर्थ की ओर जाकर पायलट उन हवाओं को पकड़ सकते थे और उनकी मदद से प्लेन ज्यादा एफिशिएंटली फ्लाई कर सकता था। इस रूट को लेकर पायलट्स की ट्रैफिक कंट्रोलर से 2 वे कम्युनिकेशन होती है और एटीसी की तरफ से प्लेन को अटलांटिक के ऊपर से जाने के लिए मंजूरी दे दी जाती है।
लेकिन एटीसी को यह मंजूरी देने के बदले में पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। तो थोड़ी ही देर में एटीसी ये नोटिस करता है कि पैन एम फ्लाइट 103 रेडार से गायब हो चुकी है। ऐसा होते ही तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर्ड करके प्लेन की खोजबीन शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में लॉकर भी व उसके आसपास के इलाके से खबर मिलती है कि आसमान से प्लेन के टुकड़े गिर रहे हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि इस प्लेन में बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये एक्सप्लोजन इतना जबरदस्त था कि प्लेन कई छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया था और इसका मलबा कई मील तक फैल गया था। ये खबर मिलते ही दर्जनों हेलीकॉप्टर्स को प्लेन का मलबा ढूंढने में लगा दिया जाता है, जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इसके टुकड़े इकट्ठा करते हैं। शुरुआती जांच करने पर पता चलता है कि यह धमाका उस समय हुआ जब प्लेन अपनी निर्धारित स्पीड से उड़ता हुआ लॉकर बी के ऊपर से गुजर रहा था। उस समय प्लेन की ऊंचाई 31,000 फीट थी और धमाका इतना तेज था कि प्लेन में मौजूद 259 यात्रियों में से एक भी जिंदा नहीं बच पाया। इस प्लेन में 190 अमेरिकन मौजूद थे, जिनमें 35 सिरक्यूस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जो छुट्टियों में अपने घर यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे थे। साथ ही इसमें 43 यात्री यूनाइटेड किंगडम से थे, तो वहीं 3 इंडियंस भी थे। लेकिन इस ब्लास्ट में सिर्फ उन लोगों की ही जान नहीं गई जो प्लेन के अंदर मौजूद थे, बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी ये प्लेन उनकी मौत बनकर बरसा था। असल में पैन एम फ्लाइट 103 लॉकर बी के एक रिहायशी इलाके के ऊपर ब्लास्ट हुई थी और ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से इस प्लेन के टुकड़े इतना फोर्सफुली नीचे गिरे थे कि उनकी चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर प्लेन में धमाका हुआ कैसे। सावधानी बहुत ही जरूरी है, फिर चाहे वो हवाई यात्रा हो या आपके घर की सुरक्षा। इसलिए हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं D3D सिक्योरिटी सिस्टम एंड CCTV कैमरा। D3D सिक्योरिटी सिस्टम को आसानी से सिर्फ 10 मिनट में इंस्टॉल कर सकते हैं और पलक झपकते ही आपके परिवार को दे सकते हैं एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड जो हर वक्त उनकी सुरक्षा और हिफाजत के लिए तैयार है। D3D सिक्योरिटी सिस्टम के सेंसर्स आपके घर में इंफ्रारेड रेस का ऐसा अचूक सुरक्षा चक्र बनाते हैं जिसके कारण कोई भी अनजान आदमी आपकी परमिशन के बिना घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी दे रहे हैं जिसका उपयोग करके आप स्पेशल डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। तो प्लेन में धमाका होने के बाद जब इसके मलबे की जांच होती है तो पता चलता है कि यह हादसा इंजन फेलियर या प्लेन के किसी पार्ट में आई खराबी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि पैन एम फ्लाइट 103 में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था। ये खबर काफी ज्यादा शॉकिंग थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए इस मामले की तह तक पहुंचना अभी भी बाकी था। आगे जांच करने पर प्लेन के मलबे में एक जैकेट और बच्चों के कुछ कपड़े मिलते हैं जिनके चीथड़े उड़ चुके थे। इन कपड़ों पर मेड इन माल्टा का लेबल लगा हुआ था। ऐसे में इन्हें किस शॉप से खरीदा गया, इस पर जांच शुरू कर दी जाती है। खोज करते हुए इन्वेस्टिगेटिंग टीम मैरीज हाउस नाम के एक स्टोर पर पहुंचती है जिसके मालिक का नाम टोनी गॉची था। पूछने पर पता चलता है कि ये कपड़े उसी की शॉप से लिए गए थे, लेकिन जिस आदमी ने इसे खरीदा था उसने एक छाता भी लिया था। हैरानी की बात यह है कि रिसर्चर्स को प्लेन के मलबे में छाते का एक टुकड़ा भी मिला था। जब उस टुकड़े को शॉप में मौजूद कुछ नए छातों से मिलाया जाता है तो वो मैच कर जाता है, लेकिन सवाल ये था कि आखिर इसे खरीदा किसने था। गॉची बताता है कि इसे खरीदने एक आदमी आया था जो देखने में यहाँ का लोकल नहीं लग रहा था। उसका एक्सेंट भी अरेबिक था और वो कोई भी रैंडम कपड़े उठा रहा था। गॉची आगे बताता है कि उस व्यक्ति ने बच्चों के बहुत सारे कपड़े लिए जिसमें हर एक का साइज अलग था। अरेबिक एक्सेंट के बारे में जानने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग टीम को ख्याल आता है कि इस हादसे में 16 दिन पहले यानी 5 दिसंबर को फिनलैंड की US एम्बेसी में एक कॉल आई थी
जिसमें करेबिक एक्सेंट वाले आदमी ने वार्निंग दी थी कि अगले 2 हफ्ते में पैन एम फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि इस वार्निंग के बाद अथॉरिटीज एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने लगे थे। यहां तक कि FAA ने एक सिक्योरिटी बुलेटिन भी जारी किया था, जिसे सभी अमेरिकन एयरलाइन कैरियर्स को सेंड कर दिया गया था और इसमें पैन एम भी शामिल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी वो इस ट्रेजेडी को प्रिवेंट नहीं कर सके। प्लेन के मलबे में उन कपड़ों के अलावा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कुछ टुकड़े भी मिले थे, जिनकी हालत देखने पर पता चल रहा था कि एक्सप्लोजन इसके बहुत ही करीब हुआ है। जांच करने पर पता चलता है कि ये पार्ट्स एक पर्टिकुलर टाइप के तोशिबा रेडियो का हिस्सा थे। इसी क्लू से अथॉरिटीज को फ्लाइट 103 में बॉम्ब ब्लास्ट होने का शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि इस हादसे के 2 महीने पहले वेस्ट जर्मनी की पुलिस ने एक एक्सप्लोजिव डिवाइस को जब्त किया था, जिसे तोशिबा रेडियो के अंदर फिट किया गया था। अब वैसे तो उन्हें इन दोनों हादसों के बीच कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को समझने के लिए उन्हें लगता है एक बार तोशिबा के ऑफिशियल की हेल्प लेनी चाहिए। और यही सोचकर वो तोशिबा के पास पहुंचते हैं, जहां कंपनी ये कंफर्म करती है कि प्लेन में मिला वो रेडियो उनकी रेडियो सीरीज का RTSF-16 मॉडल है। तोशिबा के कंफर्मेशन हो जाने के बाद प्लेन में मिले उस रेडियो की फॉरेंसिक जांच होती है, जहां उसके अंदर भारी मात्रा में सेमटेक्स प्लास्टिक एक्सप्लोजन पाया जाता है। जानकारी के लिए बता दें, उस दौरान चेकोस्लोवाकिया द्वारा यही एक्सप्लोजन मटेरियल लीबियन गवर्नमेंट को सप्लाई किया जा रहा था। जांच में पता चलता है कि प्लेन में रेडियो के अंदर मौजूद इस एक्सप्लोजिव को डिटोनेटर से अटैच किया गया था, जो डायरेक्टली टाइमर से कनेक्टेड था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम का मानना था कि ये टाइमर MST-13 है, जिसे एक स्विस कंपनी एमीबो टेलीकम्युनिकेशंस ने बनाया है। असल में प्लेन के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद पुलिस ऑफिसर्स और वॉलंटियर्स जब मलबे की तलाश कर रहे थे, तो उस दौरान उन्हें स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के कुछ टुकड़े मिले थे। बाद में उन टुकड़ों के फोटोज को जब FBI के डेटाबेस से मैच कराने के लिए भेजा गया, तो पता चला कि ये एक MST-13 टाइमर है, जिसके इस्तेमाल से इस प्लेन को ब्लास्ट किया गया है। इस दौरान यह भी पता चला कि एमीबो टेलीकम्युनिकेशंस ने इस तरह के 20 MST-13 टाइमर्स लीबिया को सप्लाई किए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पैन एम फ्लाइट 103 में हुए हादसे से 10 महीने पहले FBI ने एक लीबियन इंटेलिजेंस ऑफिसर को अरेस्ट किया था, जिसके पास सेम टाइमर मिला था। इस ऑफिसर को सेनेगल के डाकर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इसके पास टाइमर के अलावा 9 पाउंड सेमटेक्स और TNT यानी ट्राइनाइट्रोटोलुई भी मिला था, जो एक पावरफुल एक्सप्लोजिव है और इसका इस्तेमाल कॉमनली मिलिट्री में किया जाता है। अब तक हुई इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बेसिस पर इतना पता चल चुका था कि बॉम्बर ने कपड़े, रेडियो और बाकी के सारे सामान को कैरी करने के लिए एक डार्क ब्राउन सूटकेस का इस्तेमाल किया था। साथ ही टाइमर को एक्टिवेट करके बॉम्ब वाले रेडियो को सूटकेस के बिल्कुल बीच में प्लेस किया गया था। इस केस को और डीपली समझने के लिए स्कॉटलैंड पुलिस ने एक फेक बॉम्ब को तोशिबा रेडियो में फिट किया, जिसके बाद उसके अंदर हुए एक्सप्लोजन और उसमें होने वाले इंपैक्ट को रीड किया गया। इस तरह अथॉरिटीज इस नतीजे पर पहुंची कि आखिर इस पूरे हादसे की रूपरेखा कैसे तैयार की गई होगी। अनुमान के अनुसार धमाके वाले दिन यानी 21 दिसंबर 1988 को लीबियन गवर्नमेंट से मिला हुआ एक व्यक्ति एक सूटकेस में बॉम्ब लेकर माल्टा जाता है और वहां से उस सूटकेस को किसी तरह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जाने वाले प्लेन में रख देता है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इस सूटकेस को एक दूसरी फ्लाइट 103A में लोड किया जाता है, जिसे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में लैंड होना था। इसके बाद लंदन में इन यात्रियों और सामान को पैन एम फ्लाइट 103 में रख दिया जाता है, जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जाना था।
इस तरह से बार बार प्लेन को बदलना उस जमाने में एक आम बात थी। हालांकि इसके लिए एक ही टिकट लिया जाता था जिसे हर एयरपोर्ट पर बदला नहीं जाता था। तो लंदन में भी इस बॉम्ब वाले सूटकेस को चेक नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े और सेफ एयरपोर्ट से आ रहा है, तो वहां उसकी अच्छे से जांच हो गई होगी। और इसी तरह की लापरवाही की वजह से पैन एम फ्लाइट 103 में इतना बड़ा धमाका हो जाता है जिसमें 270 मासूमों की जान चली जाती है। हालांकि जब जांच में सारा शक लीबिया की तरफ गया तो उसने इस हादसे में अपना कोई भी इन्वॉल्वमेंट होने से पूरी तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन 2003 में लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी ने पैन एम फ्लाइट 103 में होने वाली बॉम्बिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बाद में सभी विक्टिम्स के रिलेटिव्स को एज कंपनसेशन नियरली $3 बिलियन की रकम भी चुकाई गई। मगर इसके साथ ही गद्दाफी ने यह भी कहा कि इस अटैक के ऑर्डर उनके द्वारा नहीं दिए गए थे। बेसिकली उनका कहना था कि ये किसी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो पूरे लीबिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सवाल ये उठता है कि ये अटैक आखिर किया क्यों गया और क्यों इन मासूमों की जान ली गई। इसका जवाब ये है कि जिस समय की ये घटना है यानी 80s के दौरान दुनिया 2 मेन ग्रुप्स में बटी हुई थी, जिसमें से एक ग्रुप था वेस्टर्न कंट्रीज का जो कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे और दूसरा ग्रुप था ईस्टर्न कंट्रीज का जो सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस्ड थे। और इस डिवीजन की वजह से दुनिया में एक कोल्ड वॉर चल रहा था जिसमें इस तरह के हादसे होते रहते थे जिसके अंदर सैकड़ों मासूमों की जान चली जाती थी। अब इस मामले पर कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि प्लेन में हुई इस बॉम्बिंग का रीजन 1980s के दौरान लीबिया यूएस नेवी के बीच होने वाले कई इंसिडेंट्स हैं। हालांकि इसके पीछे कई और थ्योरीज भी हैं, जैसे कुछ का मानना था कि इसके पीछे ईरानियन गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि उसी साल यूएस नेवी ने एक ईरानियन पैसेंजर प्लेन को शूट कर दिया था। ऐसे में उसने पैन एम फ्लाइट 103 को बॉम्ब से उड़ाकर उसका बदला लिया है। अब वैसे तो इस हादसे को लेकर काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, मगर एक सवाल अब भी अनसुलझा था कि फ्लाइट 103 में बॉम्ब प्लांट करने वाला व्यक्ति कौन था। इस घटना को हुए 10 साल बीत गए, लेकिन कोई भी जांच एजेंसी उस आदमी को नहीं ढूंढ पाई। आखिरकार काफी जांच के बाद 2001 में इस घटना के लिए एक आदमी को सस्पेक्ट माना गया जिसका नाम अब्दुल बैसिट अल मगराही था और ये एक लीबियन सिटीजन था। हालांकि ये कंफर्म नहीं था कि ये वही बॉम्बर है, क्योंकि टोनी गॉची जिसने उस बॉम्बर को अपनी शॉप पर देखा था उसके बताए गए फिजिकल अपीयरेंस से अल मगराही मैच नहीं करता था, एक्सेप्ट कि ये लीबियन ओरिजिन है। इसके बावजूद भी मगराही को अरेस्ट किया गया और वो लंबे समय तक यूएस की जेल में कैद रहा। साल 2009 में उसे टर्मिनल कैंसर होने के बाद रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद 2012 में उसकी मौत हो गई। स्कॉटलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका के एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस हादसे के पीछे अकेले मगराही का हाथ नहीं हो सकता है, बल्कि इस पूरे हादसे की कहानी रचने में लीबियन गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हालांकि इसको लेके लोगों की अलग अलग राय है और सही मायनों में ये इंसिडेंट आज भी डिबेट या इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। वैसे आपको क्या लगता है, ये हादसे के पीछे किसका हाथ था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।